नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस कार्यक्रम नव भारत मंथन। दर्शकों, बहुत पहले की एक कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हालांकि ये पौराणिक कथा है, पौराणिक कहावत है। उस समय की परिस्थितियाँ दूसरी थी। आज की स्थितियाँ बिल्कुल दूसरी हैं। पहले नारियों को या महिलाओं को दोयम दर्जे की दर्जा दिया जाता था, दोयम दर्जे का माना जाता था। उनके साथ भेदभाव अपने चरम पर हुआ करता था। मगर अब समय बदला और आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मैं अकेला और 4 नारियाँ, नारी समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ आज 4 नारियाँ को हम लोगों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में, अपने कार्यक्रम में। सशक्त होती आधी आबादी, ये कार्यक्रम का शीर्षक है हमारा। हम परिचय कराते हैं आपको अपने आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं से। सबसे पहले हमारे साथ दाहिनी तरफ बैठी हैं श्रीमती वंदना टेटे, प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सी गतिविधियों में हमेशा से अग्रणी रही हैं। हमारे साथ बैठी हैं ज्योति कुमारी, जो कि अपने आप में व्यावसायिक रूप से भी सक्षम हैं, औद्योगिक रूप से भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया है और नारी समाज के लिए इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे सबसे बाएं तरफ बैठी हैं श्रीमती पूनम आनंद। ये व्यावसायिक जगत से हैं, कई सामाजिक संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़ी हैं। नीलमा जी, आप अपना परिचय अपने खुद बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, मैं हूँ नीलम बिरुली, चाईबासा से। और बेसिकली मैं पेशे से रियल एस्टेट से हूँ और मैं नेम्हा वैली फाउंडेशन की CEO हूँ। एंड हम लोग नेम्हा वैली फाउंडेशन के द्वारा जितनी भी गांव-गांव महिलाएं हैं जिनको कोई आर्थिक सशक्तिकरण की तरह से वो दूर हैं, उनको हम जागरूक करते हैं और प्लस उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम बाजार तक लेके जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामानों को ये एक मार्केट दिया करती हैं, एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ पर कि वो अपना सशक्तिकरण कर सकें। शुरुआत करते हैं वंदना जी से। वंदना जी, महिला सशक्तिकरण और सक्षम होती आधी आबादी, क्या है आपके विचार इसमें? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण का जब बात आता है तो ज़्यादातर लोग उसको आर्थिक रूप से देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको सर्वांगीण विकास की तरह से देखते हैं, जिनमें उनका डिसीजन मेकिंग पावर सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसकी खुद की स्थिति वो घर में और समाज में किस तरह से बना पाती है और लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि लोग महिलाओं को, जैसा आपने कहा कि महिलाओं को हमेशा से दोयम दर्जे का नागरिक ही माना गया और अभी भी स्थितियां बहुत बदली नहीं हैं। चुनिंदा नाम जो हम देखते हैं या फिर हम जो यहाँ पर बैठे हैं उनमें भी अगर हम देखेंगे, लेकिन हम 4 हैं और हमारे बहुत बड़ा हिस्सा वो अभी भी सशक्त होने की तैयारी में है या मदद की तैयारी कोशिश कर रहा है कि कहीं से उसको मदद मिले ताकि वो सशक्त हो सके। क्योंकि जब तक कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा उसकी ओर और वो उसकी सबसे बड़ी पहली बात तो है कि उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी तो कोई मदद करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको उनकी खुद की जो इच्छा है उसको मजबूत करना होगा। क्योंकि दुनिया या हमारा समाज जो दोनों ही स्थिति में है, आगे बढ़ रहा है और पीछे भी खींच रहा है, तो हमारा समाज भी उसमें वो कैसे फाइट कर सकती है अपने अधिकारों के लिए, अपनी पहचान के लिए, वो उसके सशक्त होने का एक पैमाना है। हाँ। बिल्कुल सही बात कही है आपने, सर्वांगीण विकास की बात इन्होंने कही। आते हैं ज्योति जी के पास। ज्योति जी, आप व्यवसाय से भी जुड़ी हैं जी, औद्योगिक रूप से भी जुड़ी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। क्या लगता है महिला सशक्तिकरण में आप कहाँ से कहाँ तक अभी पहुँचे? एक्चुअली सशक्तिकरण जो शब्द है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले उन महिलाओं को माइंड में आना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हम अगर हमेशा चाहेंगे कि हमें कोई पुल करे तो ऐसा नहीं है। मैं जब आई थी व्यवसाय में तो मैं पढ़ाई करी, जॉब करी, फिर व्यवसाय में आई। उस समय आई जब मैं कुछ नहीं जानती थी, पर मैंने खुद से सब कुछ करा, गिरा, सीखी, सब कुछ करा। अभी के डेट में मैं 2 इंडस्ट्री खुद चला रही हूँ, फिर बहुत सारे बिजनेसेस में पार्टनरशिप में हूँ, बहुत जगह इन्वेस्ट करा हुआ है। वो सारा मेरा ओन्ड एस्टेब्लिशमेंट है।
लेकिन इस दौरान मैंने ये देखा है कि अगर मैं किसी का हमेशा कंधा नहीं ढूंढ रही हूँ, खुद से जा रही हूँ, तो मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं वो सीख रही हूँ बहुत अच्छे से। और अभी के टाइम में मैं बहुतों को गाइड करती हूँ कि तुमको बैंकिंग कैसे करना है, तुमको अकाउंटिंग कैसे करना है, तुमको लोन सेक्शन में कैसे जाना है, तुमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम कैसे लेना है, एनओसीज कैसे लेना है। जो मुझे लेने में 2 साल लगा या 1.5 साल लगा, अभी जब मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ तो उनको 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने में हो जाता है। बड़ी बात। उनका समय बहुत बच जाता है। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही चीज़ कहना है कि हम हमेशा कोई हाथ या कंधा ना ढूंढें, हम खुद जाएं। 2 बार नहीं सीखेंगे, 3 बार नहीं सीखेंगे, चौथा बार तो सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे। जब मैं आई थी तो वहाँ पे मैंने अपने फैक्ट्री में सब मेल पर्सन को रखा था, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने पूरे अपने फैक्ट्री में सारे वुमेन कर दिया, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी। अभी मेरी महिलाएं जो हैं उनको मैंने इतना ट्रेंड करा है कि मेरे मशीन्स कुछ ख़राब होते हैं, पहले 2 साल इंजीनियर आता था बाहर से, अभी मेरी खुद की स्टाफ सब बना लेती है, छोटी छोटी चीज़ें सारा कुछ बना लेती है। मैंने उनको इतना अच्छे से स्किल्ड कर दिया है। अब वो उन्हीं के भरोसे फैक्ट्री चल रहा है, मैं सिर्फ मॉनिटर कर रही हूँ। जहाँ तक हम समझते हैं आप एक मध्यम परिवार से आते हैं। हाँ जी। आज के समय में आपने एक मुकाम हासिल किया है, उस मध्यम परिवार से उठ करके इस मुकाम तक पहुंचने में क्या समय लगा और कैसे आप संभव कर पाएंगे? चूँकि मैं सर्विस क्लास से हूँ, लेकिन हाँ, हमारा पेरेंटल जो है, ग्रैंडफादर का जो फैमिली, वो बिज़नेस ही था, मतलब क्रशर, माइंस, ये सब था। लेकिन जो मेरे फादर थे सर्विस में थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो डॉक्टर्स फैमिली और इंजीनियर्स फैमिली में हुई, जो झारखंड के नाम अच्छे गिने चुने डॉक्टर्स हैं। पर मैं जिस जगह भी रही वहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, मुझे पढ़ाया गया काफ़ी अच्छे से। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, लॉयर हूँ, मुझे एडुकेशन दिया गया। यहाँ तक बढ़ने में आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण रही या माहौल, या फिर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति? मेरे पेरेंट्स का सिखाया हुआ शिक्षा, उन्होंने बोला आप इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, खुद की जिज्ञासा कि मुझे कुछ अलग रहना है, अपने आप पे रहना है। और थर्ड, ससुराल भी इतना अच्छा मिला कि वो लोग भी कोऑपरेट करते हैं। मतलब पारिवारिक सामंजस्य बैठा करके आप यहाँ तक पहुँच पाए। जी बिल्कुल। पूनम जी, आते हैं आपके पास। आप व्यावसायिक वर्ग से हैं। व्यावसायिक रूप से पहले माना जाता था कि औरतों के लिए व्यवसाय नहीं होता है। आज के समय में हम देखते हैं कि औरतें ही व्यवसाय की रीढ़ बन गई हैं। आप आज अगर जाइए, रांची शहर में भी अगर जाइए, तो आपको बहुत सारी ऐसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान मिल जाएंगे जहाँ पर औरतें ही उसे चला रही। बिल्कुल। आप किस रूप में देखती हैं, कहाँ से औरतें कहाँ तक पहुँची व्यावसायिक रूप से? देखिए, सबसे पहले तो व्यवसाय की बात हम अगर करते हैं तो पहले औरतें व्यवसाय नहीं करती थी, ऐसा नहीं है, करती थी, लेकिन वो औरतें व्यवसाय करती थी लेकिन पर्दे के पीछे रहती थी। हम अगर अपने इतिहास में चले जाते हैं, हम अपने दादा परदादाओं के टाइम पे हम अपनी लाइफ को देखते हैं, तो हमारे घरों में घरों का हिसाब किताब, आय व्यय का जो ब्यौरा होता था वो सारा औरतें ही रखा करती थी। पुरुष सिर्फ बाहर काम करने जाते थे। और जैसा कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो मुझे लगता है कि मैं महिलाओं को सशक्त करने की बात कभी नहीं करती हूँ। मुझे 24 साल हो गए सामाजिक जीवन जीते हुए, लेकिन मैं महिलाओं को कमज़ोर कभी भी नहीं मानती रही हूँ। महिलाएं सशक्त हैं, बस इतना होता है कि उन्हें याद दिलाना पड़ता है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा अगर भूल जाती हैं तो। और रही बात व्यवसाय जगत की बात, तो समय के हिसाब से बहुत सी चीज़ें बदली हैं। पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलने में कुछ रुकावटें हुआ करती थी, धीरे धीरे समय बदला और आज खुले रूप से व्यवसाय करती हैं। व्यवसाय बाहर नहीं करती थी तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहुत सी चीज़ों से वो अनभिज्ञ रही हैं जिसको उन्होंने सीखा है। और मुझे लगता है कि महिलाओं से अच्छी लर्नर शायद पुरुष नहीं होते हैं, ये अदरवाइज आप नहीं लेंगे। मान लेते हैं, नहीं, हाँ, ये अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये शायद बहुत बड़ा सच है कि महिलाएं हमेशा से दोनों तरह की ज़िंदगी जीती रही हैं। वो चाहे वो गृहिणी नहीं हो तब भी, और अगर वो बाहर रहती हैं तो भी, तो उनमें जो कैपेसिटी होती है ग्रास्प करने की, वो शायद पुरुषों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो महिलाएं जब घर से बाहर निकली काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी नहीं हुई। समाज का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में खींचतान चलती रही है महिलाओं के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे फील्ड में, जैसे कि हमारे साथ ये बैठी हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है, महिलाओं को सॉफ्ट स्किल में माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं सॉफ्ट स्किल में नहीं हैं। अब हर स्किल में महिलाओं को हम देख पाते हैं।
और रही बात कि महिलाओं की बात हम हमेशा करते हैं कि महिलाएं अभी भी कमज़ोर हैं या महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो साथ साथ हम महिलाओं को, हम लोग जो 4 यहाँ बैठे और हमारे साथ जुड़े 40 और 400 4000 महिलाएं हैं जिनके साथ हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं, हम लोगों को यह भी याद रखने की ज़रूरत है, उन महिलाओं को यह भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम महिलाओं को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपनी दादी का जीवन देखते हैं तो उनकी जो जीवन शैली थी, उसके बाद हम अपनी मदर की तरफ आते हैं, उनकी जो जीवन शैली थी, आज हम अपनी जीवन शैली देखते हैं और आज हम अपनी बेटियों की जीवन शैली देखते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है और यह परिवर्तन मुझे लगता है कि महिलाएं जिस दिन एहसास कर लेंगी कि हमने कहाँ से चले थे और आज हम कहाँ पहुँचे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का मौका है। और अगर इसे याद करके चलेंगे तो महिलाएं अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानती। कभी कमज़ोर नहीं पाती। बिल्कुल सही बात है आपकी, आपकी हर बात को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं इसमें पूनम जी। बिना शर्त। थैंक यू। आते हैं नीलम जी की तरफ। नीलम जी, आप बताइए, पूनम जी भी व्यावसायिक वर्ग से, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की, आप इससे हटके क्या करना चाहेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित? मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं आदिवासी समाज से हूँ और आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जहाँ घर घर में महिलाएं कुछ ना कुछ करती हैं, अपने घर में चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, मतलब हर तरीके से वो करती है, वो कभी नहीं हारती। मतलब आदिवासी महिलाएं एक ऐसी मिसालदायक महिलाएं हैं कि जिनको आप बस छोड़ दो काम करने के लिए, वो इतना कुछ करके खड़ी हो जाएंगी कि बस लोग देखते रह जाएंगे। एक जैसे इन्होंने कहा कि आज से पहले पुराने समय की बात को दोहराएं, तो उस समय मुझे याद है कि हमारी फुआ लोग जो है धान बेचने जाती थी, मिर्चा बेचने जाती थी और चावल भी बना के बेचती थी, या मतलब कई तरह के जो भी हमारे खेत में उपजता था उन सबको वो लोग बेचती थी। और हम लोगों को, चलो बेटा तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, बस तुम लोग आगे निकल जाओ, जैसे करके भी तुम लोग बनो, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरे नाना ने कहा, तू जॉब करने के लिए बनी है क्या? नहीं, तुझे तो बिज़नेस करना है। मेरी पहली जॉब जो है टिस्को में लगी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुझे जॉब नहीं करना है, तुझे बिज़नेस करना है। तो मैंने सोचा कि 8000 की नौकरी छोड़ दूँ, तो फिर लगा अच्छा चलो छोड़ देते हैं, बोल रहे थे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर एक सफ़र शुरू हुआ कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। तब मेरे दिल में आया कि चलो घर बनाते हैं और घर बेचते हैं, बस यही काम मैं करूँगी। उसके बाद जब मैं इस बिज़नेस में आई, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हुए समझ में आया कि महिलाओं को किस तरह से दबाया जाता है, किस तरह से लोग जो टूट पड़ते कि अरे ये तो हमें चाहिए था, ये कैसे ले ली। लेकिन खैर, इस नेगेटिव परिस्थिति में भी आगे आने के बाद फिर लगा कि इतना कुछ जो है हमारे समाज की महिलाएं कर रही है और उनको आगे बढ़ाने का जो जरिया वो ठीक से खुल नहीं रहा है। तब मैंने जो है, मैं अपनी दोस्त से मिली, माला कुजूर से, फिर हम दोनों ने एक नया प्रयास से एक नेम्हा वैली फाउंडेशन का शुरुआत किया और उसने फिर हम दोनों ने मिलके क्रुक्स केयर करके एक ब्रांडिंग बनाया। तब हम जो है गांव-गांव, घर-घर महिलाओं को जा के जागरूक किया कि आपको जो आता है, जो भी आता है, छोटी सी छोटी चीज़ें आप बस बनाइए, आप बनाइए और मुझे दीजिए, मैं इसको जो है अपने आउटलेट में लेके जाऊंगी और आपको बाय ईमानदारी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। हम भले बहुत नहीं कमाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी गांव की महिलाएं सबको मिला जुला कर एक साथ और शुरुआत की। हाँ, एकदम बढ़िया से। इवन अभी गांव की महिलाएं जो है एक मतलब हम मैं और माला जो हम लोग एकदम भरोसेमंद लोग हैं, हम बोल देंगे तो वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, ये एक आत्मविश्वास है आप में। हाँ। कि आप इसको अपने आपसी सहयोग या आपकी अपनी लगन से यहाँ तक पहुँचा पाए। हाँ, और इवन जबकि आपकी राह में बहुत से कांटे तो अभी भी हैं, बट चुन चुन के सबको साफ कर देंगे, सबको साफ किया। ये बहुत बड़ी बात है। वंदना जी, आप बता रही थी आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं को ही सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, शिक्षा भी है और भी है। देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सरकारें या इन जनरल लोग, हम महिलाएं भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को सशक्त तभी मानती हैं जब हमारे पास पैसा आता है, और कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि पैसा मीन्स पावर, है ना। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं वहाँ तो कम से कम ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा आएगा तभी पावर आएगा। जैसे बिरुली ने भी कहा कि हम आदिवासी समाज से आते हैं और वहाँ पे हमारा जो समाज है वो पैसों वाला समाज नहीं है, वो श्रमशील समाज है। तो वैसे ही हमारी जो दूसरी बहनें हैं, दूसरे समाज और संस्कृति की बहनें हैं, वो वहाँ भी
पैसा उनके पास नहीं होता है, लेकिन उनके पास क्षमता इतनी होती है कि वो अगर चाहें तो वो अपने आप को बिल्कुल इस्टेब्लिश कर सकती हैं। कल मैं एक देख रही थी फिल्म, कच्छ, छोटी फिल्म है, और मुझको शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में बच्चों ने कहा देखो तुम्हारे काम का है, तो मैंने कहा अच्छा देख लेती हूँ। तब मैंने उसमें देखा कि कैसे स्त्रियाँ घर में तमाम दबावों से झेलती हैं, उनसे लड़ती हैं, और अपनी जो क्षमता है उसको घर में ही रख करके घर से ही वो सृजित करती हैं। लेकिन वो चूँकि पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागती हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं, उनके लिए पहचान, अर्थ कहीं छूटता नहीं है, अर्थ हमेशा हमारी ज़रूरत बना रहता है, लेकिन पहचान, और सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है उसकी पहचान, कि लोग उसको, जैसे अभी भी आप किसी पुरुष से बात करेंगे आपकी वाइफ क्या करती है, तो वो सीधे कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है। आप घर में काम करके देख लो, उसका जो मैनेजमेंट का ये है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप चूँकि वो पैसे नहीं देते हैं, तो इसलिए उनको लगता है ये कुछ काम नहीं है, उनके अमूल्य योगदान हाँ, को आप सब नज़रअंदाज रूप से देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकारों ने भी, और मतलब सभी लोगों ने ये कह दिया कि पैसा जिसके पास है वही सशक्त है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिसके पास डिसीजन मेकिंग और इच्छा शक्ति है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो, हमारे सामने आप देख रहे हैं कि काम के क्षेत्र में, और हमारा बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे लड़कियाँ, आज झारखंड में ही शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, रिजल्ट जब आता है तब बच्चियों का देख लीजिए, है ना, कैसा रिजल्ट रहता है। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ दूं, अगर झारखंड में आदिवासी महिलाओं में अगर रोजगार की आंकड़े को देखें तो पुरुषों से ज़्यादा रोजगार परक महिलाएं हैं। 11.51% लोग ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा है, पुरुषों से ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको शुरुआत करने भर की देर है, बस, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यही है। और ज्योति उसको जी, समझना जरूरी होगा, जैसे महिलाओं पूनम जी ने भी को असल कहा। में समझा जाता है कमजोर है, उनकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा परेशानियां होती हैं। आप किस रूप में देखती हैं इसको, सुरक्षा से महिलाओं को क्या लगता है? ये एक धारणा है, और महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, नहीं बात ये एक धारणा है, लोगों का माइंडसेट है कि वो कमज़ोर हैं। और महिलाएं अभी समझ रही हैं कहाँ पे उनकी कितनी सुरक्षा है और असुरक्षा है। उनको पता है कि कैसे अब जाना है और कैसे अब नहीं जाना है। चूँकि हम जिस समाज में रहते हैं तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं कि वो पुरुष प्रधान समाज है। हम कितना भी पढ़ाई की बातें करें, हम कितना भी व्यवसाय की बातें करें, पर प्रधानता तो पुरुष की है। जब हम एक ही जगह पे एक पुरुष और एक महिला काम करते हैं तो वहाँ पे बेहतर कोई भी हो, लेकिन महिलाओं को थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश होती ही है। पर जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। अगर जो महिला अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है, वो किस तरह से उसको चलना है, रात है, दिन है, काम है, ऑफिस है, कहीं भी है, कोई संस्था है, कैसे उसको रहना है, वो उस पर निर्भर करता है। अगर वो खुद सोच लेगी कि मुझे सुरक्षित रहना है तो कोई भी उसको असुरक्षा में नहीं डाल सकता है। ये एक अहम मुद्दा है पूनम जी, महिलाओं में असुरक्षा की भावना, और लोग समझते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, महिलाएं खासकर अपने आप में समझती हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। आप क्या समझती हैं, क्या लगता है आपको कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या स्थिति आज के समय में है? देखिए, महिलाएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, ये एक अलग मुद्दा है, और इसको हम लोग सिर्फ महिलाओं का डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए करके छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित है, ये पूरे समाज का विषय होता है। समाज अगर व्यवस्थित है तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं असुरक्षित। हम महिलाओं को हमेशा से अलग रखते हैं। जैसा मैं इसकी बात से, ज्योति की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि पुरुष प्रधान समाज है। ये हम मानते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष प्रधान समाज है। ये हम लोगों को बता दिया गया है कि पुरुष प्रधान समाज है। जैसे कि कहीं भी जाए, मेजॉरिटी महिलाओं की कम है क्योंकि आज महिलाएं निकली। मैंने अपने शुरू में ही कहा कि हम इस चीज़ को याद नहीं रखना चाहते कि हम कहाँ से चले थे। पहले एक महिला थी और आज कितनी महिलाएं हैं जो सामने आ गई हैं, तो हम बराबर की बात करते हैं। मुझे आप देखेंगे कहीं पे भी मैंने कभी यह बात नहीं कही कि हमें पुरुषों से आगे बढ़ना है।
समाज में समन्वय बनाने की बात जो होती है, ये सुरक्षा और असुरक्षा तभी है क्योंकि समाज में समन्वय नहीं है। जिस दिन समाज में समन्वय हो जाएगा, पुरुष और महिला बराबर हो जाएंगे, आप दिमाग से आप अगर दोनों को इक्वल देखेंगे, आप इंसान की तरह देखेंगे। जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि यत्र नारी पूज्यते, मुझे लगता है कि नारी को ना आप पूजा करें, ना आप उसे दासी बना। नहीं, पूजा करने की बात नहीं, नहीं, आदर की मैं बात आपकी है। एक बात बस यही मैं आपके, देखिए कितनी जल्दी ये चीज लग जाती है इंसान को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पुरुष एक ह्यूमन बीइंग है, महिला भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसको आप इंसान की तरह देखिए और बराबर के उसमें रखिए। राइवलरी होती है क्योंकि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो पुरुषों को लगता है कि अच्छा ये महिला हम लोगों से ज़्यादा बेहतर कैसे कर पा रही है। ये सारी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारे पूरे समाज की संरचना आज बहुत बदलाव आया है। मैंने जैसे बार बार मैं कहती हूँ, 24 साल हो गए मुझे सामाजिक जीवन जीते हुए, और आज भी जैसे मैंने शुरू किया था, शुरुआती दौर पे मैंने जो शुरू किया, और आज भी मैं उसी तरह से खड़ी हूँ समाज में। तो समाज को एक्सेप्ट करना है और आपको करवाना है। तो ये आपको देखना होगा कि समाज किस तरह से लेके चलता है। और समाज में सुरक्षा असुरक्षा, पुरुषों के लिए भी असुरक्षा है। महिलाओं की असुरक्षा सिर्फ एक विषय में जाके अटक जाती है कि महिलाएं असुरक्षित हैं क्योंकि उनके साथ में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ रेप हुआ, ये कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्यों इसे एक दुर्घटना की तरह क्यों नहीं कहा जाता है कि एक दुर्घटना हुई, करने वाला पुरुष था। कल को ये बात अगर पलट भी सकते हैं हम लोग, तो इसको एक दुर्घटना की तरह क्यों नहीं देखते हैं। हम अपने शब्दों में, अपने सोच में अगर बदलाव लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि ये असुरक्षा की भावना नहीं होगी। शारीरिक रूप से कमज़ोर कहते हैं महिलाओं को, लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई भी महिला मानसिक रूप से अगर मजबूत है तो शारीरिक रूप से वो खुद ही मजबूत हो जाती है। मैं आपको नहीं कहूँगी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल सही बात है कि मुझे नहीं लगता है कि असुरक्षा वाली जो बात है, ये समाज में समन्वय धीरे धीरे आ रहा है ऊपर वाले से, और समाज से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि समन्वय बना ले समाज, और हम लोग जो थोड़े असुरक्षित आप लोगों को लगता है और सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप असुरक्षित हैं, लेकिन ये मतलब माना हुआ सच है कि लोग ऐसा समझते हैं। वही मैंने कहा कि लोगों के माना नहीं, वो लोग कौन है, वो लोग कौन है, हमारे हम ही लोग हैं, हम जो 5 बैठे हैं उन लोगों में। कहने का मतलब ये है कि अब आप ये ऐसा नहीं समझें कि महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाएं पूर्ण सुरक्षित हैं, पूर्ण ताकतवर हैं और पूर्ण तरीके से। और महिलाओं की सुरक्षा असुरक्षा, जैसा मुझे लगता है कि उसी समाज में असुरक्षित हैं जहां हम रह रहे हैं, तो उसी समाज को जागरूक होने की जरूरत है और उसी समाज को समझना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। जैसे हमारा आज का विषय नहीं है ये, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि उसकी अपनी बहन को लोग बहन समझते हैं, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते। यही असुरक्षा की भावना है। जिस दिन ये सारी चीज़ें लोग समझने लग जाएंगे, मुझे लगता है कि जो परेशानियां बढ़ती हैं, आ रही हैं, धीरे धीरे अपने आप कम होंगी, और कम हुई हैं। माइंडसेट चेंज करना। नहीं, और मैं ये कहूँगी कि आज लड़कियां बहुत स्ट्रांग हुई हैं। आज की यूथ को आप देखिए, बहुत स्ट्रांग है वो, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर एंगल से स्ट्रांग हुई हैं। वो लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ बराबर काम भी करती हैं। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं और कम होंगी। कानून भी इसमें काफी हद तक कानून बहुत सख्त हुआ। अब तो आप लोगों को घूरना भी एक गुनाह है, ऐसा भी है। अगर आपको हमने देखा, वो भी एक गुनाह है। बिल्कुल कानून भी सही। वो उसकी नीयत, कोई भी देखा उसकी नीयत पे है ना, जैसे घूरना कोई भी अच्छी चीज को किसी को देखेगा, देख लेकिन सकता है। सवाल है कि वो उसकी नीयत क्या है उसको घूरने बिल्कुल में। सही। और जहाँ तक ये अभी जो आपने कानून की बात कही कि इतने सारे कानून आप महिलाओं की हिफाजत के लिए बना के रख दिए गए हैं मोटी मोटी किताबों में, कितना बदलाव किया है उन कानूनों ने, किया है, नहीं किया है सो भी नहीं कहूँगी, लेकिन कितना किया है। ये जो असुरक्षा की भावना अगर महिलाओं में, बच्चियों में है तो क्यों है, किसने डाला ये, किसने डाला, इस पे कोई बात नहीं करता है। उसको सुरक्षित करें। पिंक ऑटो आपने शुरू कर दिया, अरे भाई महिलाएं उसमें बैठ के जाएंगी, महिला चलाने वाली, महिला बैठने वाली, जिसको गुंडागर्दी करनी होगी वो तो कहीं पे भी कर सकता है। तो उस पिंक ऑटो का या पिंक बस का कोई मतलब तो है नहीं। तो मानसिकता जो है वो भी बदलने की जरूरत है, बिल्कुल। खास करके पुरुषों को, महिलाएं कमजोर हैं, उनके दिमाग में शुरू से डालें। पुरुषों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि वो महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, अपना नज़रिया कैसा करें। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस संबंध में? देखिए, हमारे आदिवासी परिवारों में तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारे, और वो आदिवासी परिवार भी, मैं उनको भी ये नहीं करूँगी जो शहर में आ गए हैं। अगर इसको हम लोग इस रूप में लें कि अगर कहीं पर इस तरह की दुर्भावनाएं हो रही है,
तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को खड़े होने चाहिए विरोध के लिए, प्रतिकार करना चाहिए। प्रतिकार। डर और सहम जाना या समाज क्या कहेगा इस चीज को सोचना, ये उनको कमजोर बनाता है, जो कि शुरू से ही दबाया गया है, मतलब डाला गया है कि नहीं, लड़की कहीं जा रही है रात में बगल के दुकान में, तो भी कहेंगे नहीं तुम इतनी बजे क्यों गई तुम, इसीलिए तुम्हारे साथ घटना हुई। तो इस घटना का जिम्मेवार वो नहीं है, जिम्मेवार हमारा समाज, हमारा परिवेश होता है, ठीक है। तो एक तो महिलाओं को बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल देना चाहिए, जैसे पूनम जी ने कहा कि हम कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, निश्चित रूप से आप, लेकिन उस कमजोरी को जिस समाज ने हम पर डाला है उसका कैसे हम काट निकालेंगे, है ना। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हम नहीं है, चाहे पैसे के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जो हमारे शारीरिक बनावट को लेकर के कही जाती है उसके मामले में, कौन सा फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं हैं आज। भारी से भारी काम, बारीक से बारीक काम, है ना, पढ़ने से लेकर के, मतलब कौन सा फील्ड नहीं है जहाँ बिल्कुल सही बात है। सीमाओं पर भी आज आप लोगों की लेकिन तादाद तब भी सबसे चूंकि अधिक है। हमारे सबसे दिमाग ज़्यादा। में, हमारे घर में, सभी के दिमाग में बैठाया हुआ है महिलाएं बहुत नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं और वो कमजोर होती हैं। ये पहले की बात हुआ करती थी, अब ऐसा अभी नहीं भी, होता अभी है। भी, क्या ऐसा अभी लगता है? एक नाजुक विज्ञापन में भी देखी है, कोमल भी इस है, संबंध में कमजोर मैं- भी है मैं और साथ बोलूंगी- ही साथ मजबूत भी है, सारी चीजें उनकी हैं। मजबूती तीन के तीन पहलू को जोड़ते कोई हैं, नहीं लाता। चौथा भूल जाते हैं, तो अब हम लोग कोशिश यही करें ये कि चौथा भी प्रॉब्लम जोड़ें। ही नीलम इसलिए जी कुछ शुरुआत हुआ है क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और माँ बोलती है अरे मेरी नाजुक सी बेटी है, तो हम उसको नाजुक ही क्यों बोलते हैं? अरे मेरी मजबूत डॉटर है, इसे भी बॉक्सिंग सीखना चाहिए, इसे भी बॉक्सिंग सीखना चाहिए, सीख लो, लेकिन मजबूत बिल्कुल हो मैं जाए। फिर मतलब यहाँ पे कहूँगी, काट रही हूँ सूरज, ये जो हम सशक्तिकरण के मामले जो ईव टीचिंग होते थे और सब जगह पे कह दिया कि नहीं कराटे सिखाने हैं, कराटे तभी उस लड़की को मदद करेगा जब वो मानसिक रूप से मजबूत होगी। तो ये और तो ना- माँ ही बताएगी ना, अगर नहीं, मैं ही माँ की बोलूंगी जिम्मेवारी नहीं है सिर्फ। समाज परिवार, नहीं, पूरे परिवार समाज की परिवार जिम्मेवारी बनती नहीं, है। एक माँ समाज का की सपोर्ट जिम्मेवारी में सारा परिवार तभी रहता है जब माँ इनिशिएट देती है। अगर माँ ही बोलेगी कि नहीं ठीक है रहने दो, तो फिर बाकी लोग फिर थोड़े से ही हो जाते हैं। शी इज़ करेक्ट इन वन पार्ट दैट कि फर्स्ट टीचर इज़ मदर। सो आप क्या बोलते हो ना, बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं, तो वो पहला जो माहौल होता है ना, तो थोड़ा सा माइंड में वही जैसे बैठता है। अभी मैं जॉगिंग जाती हूँ तो मेरा बच्चा, मैं 2 चक्कर मारती हूँ तो मेरा बच्चे दोनों 3 चक्कर मारते हैं, बोलते हैं और एक चक्कर मारे। Yeah, तो exactly. धीरे 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 वो समझते हैं कि हमको हेल्दी रहना है, हमको स्ट्रांग रहना है। तो ये सारी शुरुआत एक माँ से होती है। Yes, तो अगर yes. माँ ही बोले कि नहीं बेटा को थोड़ा ज़्यादा दूध दे दो, उससे ज़्यादा कम करना है, ये भेदभाव पहले होता था, ऐसा Yeah, नहीं yeah, है yeah. कि नहीं होता, ठीक है, ये भेदभाव होता था, बहुत सारे घर ये पे भेदभाव होता है। अभी ज्यादा हो रहा है। अभी का मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब प्रतिकार की भावनाएं महिलाओं में भी ज्यादा से लेकिन ज्यादा। मैं ये ऐसा नहीं बोलूंगी है कि आप समाज पहले की जैसे दबा दीजिए, अब ऐसा नहीं है। महिलाएं समाज की प्रतिकार- अगर आदिवासी समाज को देखा जाए तो हमारे यहाँ तो भाई लड़कियां एकदम वो तो मजबूत भेदभाव वहाँ है, होता ही एकदम है। मजबूत है, रस्सी एकदम एकदम टान नहीं होता, टान ये के भी ढेर नहीं सारा बोल पानी सकते हम, निकालती है, क्योंकि ऐसे ही शहरों में हाथ हो पैर रहा है। मजबूत है, किसी को एक झापड़ मार दो गिर जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, टाउन में आकर के ज़्यादा ये सब थोड़ा सा होता है, बट अगर आप गाँव में देखेंगे तो महिला इतनी मजबूत है अपने आप में कि मतलब उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हें अभी लड़ना है, बस मौका दे दो फिर देखो। बिल्कुल सही बात है। आज कहीं से कहीं पहुंच गई महिलाएं। अब आप अभी देखे होंगे, हमने जो चंद्रयान 3 छोड़ा, आप देखिए उसकी जो भी टीम थी, यस, उससे मुझे लगता है कि 45% से ज्यादा महिलाएं महिलाएं वैज्ञानिक थी। सही। आप इनको मत भूलिए जो चांद पर चली गई। नहीं, हम नहीं बोलते हैं, हम अपना हिस्सा नहीं महिलाओं बोलते को, बिल्कुल। मतलब हम कह रहे हैं महिलाओं लोगों वही को बोल कह रही रहे हूँ, हैं, महिलाओं हम को इसको ही। मत भूलिए कि महिलाएं आज जेट फाइटर विमान भी उड़ा रही हैं। आज समझिए कि देश की जो सबसे बड़ी सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसीज है, उसमें भी 25% महिलाओं का योगदान आ गया है। जो सबसे बड़ी NSG को आप ले लीजिए, या नेवी शील कमांडोज को ले लीजिए, उसमें भी 25% महिलाएं आ गई है। काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। ज्योति, आपने जब ये शुरुआत की अपने जीवन की, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से उठ के व्यवसाय में आई, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे 2 परेशानियां हमारे सामने, शिक्षा और आर्थिक रूप से सक्षम को ही समझा गया कि यही महिलाएं सक्षम होती हैं। नहीं, मुझे आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और शिक्षा से भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे खुद के जॉब के भी काफ़ी अच्छे सेविंग्स थे। हाँ, पर मैंने ये ज़रूर करा, मुझे जब मैं सोची बिज़नेस में आऊँगी, मुझे फैक्ट्री खोलना है या ट्रेडिंग करना है, तो मुझे घर वालों ने
सबने ऑफ़र दिया कि बैंक मत जाओ, हम देते हैं तुम्हें। पापा जी ने बोला, भैया ने बोला, सब, लेकिन मैंने किसी से नहीं लिया और मैंने कहा नहीं, मैं खुद से करूँगी, वो जिम्मेवारी मेरी होगी, मेरा फेल होता है बिज़नेस या पास होता है वो 100% मेरी होगी। तो मैंने कम्प्लीटली फैक्ट्री के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए तो मेरे अपने सेविंग्स काफ़ी अच्छे थे, और फैक्ट्री के लिए मैंने SBI से सैंक्शन कराया काफ़ी अच्छा अमाउंट, और वो कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद 2-3 और करा तो वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इनिशियली मुझे नहीं पता था कि क्या होता है CC अकाउंट, क्या होता है करंट अकाउंट। पर दिस टाइम मैं अभी SBI के DGM सर मुझे बुलाते हैं अकाउंटिंग का स्पीच देने या फिर टैक्सेशन पे बात करने, तो मैं खुशी होती है कि मैं 8-10 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी आगे। इसको एक शब्द में जोड़ा जाए, जी, क्या था ऐसा जो आपको यहाँ तक पहुँचाया? आत्मविश्वास, मेरी दृढ़ शक्ति। दृढ़ शक्ति। मतलब महिलाओं में अगर दृढ़ शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आप ये कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, दृढ़ शक्ति बड़ी बात है। हाँ, किसी की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो आपको दृढ़ शक्ति करने की जरूरत है, आपको एक एम बनाने की जरूरत है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जी बिल्कुल, यही ना? हाँ, और मैंने तो वो राइट अप लिखा था, मुझे 4 साल में यहाँ जाना है, 5 साल में वहाँ जाना है, और मैंने उसको अचीव करा। अपना लक्ष्य निर्धारित किया आपने। जी, उसी हिसाब से आपने। हाँ, 2020 में मुझे ये कर लेना है, 2022 में ये कर लेना है, और टचवुड, ईश्वर के आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, मैंने वो अचीव करा, वो ईयर मैंने उसको पाया। पूनम जी, व्यवसाय, अगर कोई महिला व्यवसाय में आना चाहती है, आप उनको क्या सलाह देना चाहिए? व्यवसाय में आने से पहले जैसा कि इसने कहा कि मैं नौकरी करती थी और फिर मैं व्यवसाय में आई, उसी तरह से व्यवसाय में आने से पहले क्या करना है पूरा होमवर्क करके आए, क्योंकि आज समय बदल गया है। पहले का समय जो था इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, क्योंकि अब महिलाएं भी व्यवसाय में हैं, पुरुष भी व्यवसाय में हैं। अगर आप कोई भी व्यवसाय करना आना चाहते हो तो पहले पूरा होमवर्क कर लें कि आप क्या करना चाहते हो, उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आपका क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा देखेंगे आप कि कोई भी व्यवसाय में जुड़ जाती है लेकिन उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता है, तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं होता है तो व्यवसाय उतना आगा फ्लरिश नहीं कर पाता है। तो पूरा होमवर्क करके आएँ, सारी चीज़ों को समझें, और फेलियर होने का सोच के आए कि हो सकता है कि हम इसमें फेल हो जाएं, हम असफल हो सकते हैं। असफलता से जो व्यक्ति डरता है वो शायद बहुत सफल नहीं हो पाता है। अगर पहले ये मान के चले कि अगर कुछ होगा तो हम उसको छोड़ के कुछ और करेंगे, ये जो सफलता और असफलता के बीच में जो द्वंद्व होता है, जिसमें लोग उलझ जाते हैं और शायद काम छोड़ देते हैं। असफल होंगे तो हम फिर चलेंगे, वो मकड़ी की कहानी हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं, वही वाली कहानी मैं बार बार कहती भी हूँ कि भाई कि ये मान के चले कि हम फेल होंगे तो हम फिर करेंगे, कोई बात नहीं, शून्य से शुरू होंगे तो फिर चलेंगे। ज़िंदगी में तो चलना ही पड़ेगा, रुक गए तो ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी, इसलिए चलते रहने की ज़रूरत है। डरे नहीं, निडर होके आप काम करने के लिए आएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है, क्योंकि काम करने की संभावना बहुत है। दुनिया बहुत बड़ी है, काम करने की संभावना बहुत है, और दायरा बहुत बड़ा है। आप आसमान को क्या, अब अभी आपने चंद्रयान की बात करी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि असंभव वाली बात है। असंभव ना को हटा दें अपने डिक्शनरी से और काम करने के लिए उतर जाएं, आगे पूरा आसमान असंभव कैसे हो सकता है? सृजन, जो प्रकृति का सृजन है या परिवार का सृजन है, वो किसकी देन है? निश्चित रूप से महिलाओं के बिना किसी सृजन की कल्पना भी की जा सकती है क्या? आज ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बात आप कह रहे हैं। सृजन की बात होती है तो महिलाओं को सिर्फ सृजन की बात करते हैं या सोफिस्टिकेटेड की बात करते हैं, लेकिन आज 4 सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी हैं, और पहले ही हमने कहा कि 4 से 400, 400 से 4000, 40,000 तक का है। तो अब समाज बदला है, ये बदलाव आज नज़र आ रहा है कि आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो सृजन करता है वो मजबूत भी होता है, और इस चीज़ को अगर समाज मान लेता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा बदलाव कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। नीलम जी, आप जिस व्यवसाय में आई उसमें दुश्वारियाँ बहुत आई होंगी, कैसे आप आम आदिवासी परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो आपने तय किया है, उन दुश्वारियों से लड़ने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारी बहनों को? मैं बचपन से ही थोड़ी अजीब थी, कोई भी मुझे टोक देता था और कहता था कि ये लड़की इतना क्यों बोलती है। मतलब अगर मेरे नज़र के सामने कुछ गलत हो रहा तो मैं इमीडिएट वहीं टोक देती थी कि ये आप गलत कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा। तो उस समय मेरी उम्र शायद 10 साल की रही होगी, तो बोलते ये छोटी सी लड़की इतना क्यों बोलती है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बार बार ये लड़की क्यों बोला जाता है।
मतलब बड़ी बात। क्यों बोला जाता है कि लड़की, क्या मतलब लड़का ही बोल सकता है, लड़की नहीं बोल सकती है? मैं बोलूँगी, मुझे पूरा राइट है बोलने का। फिर मुझे बोला गया, थोड़ी और बड़ी हुई जब मैं टीनेज में आई तो मुझे घर में बोला कि रोटी बनाना सीखो। तो मैंने कहा तुम्हारा बेटा क्या कमाना सीख लिया है? मेरी माँ से कहा मैंने तो मेरी माँ बोली अरे वो कमाएगा तो वो अपनी वाइफ के लिए कमाए। तो मैंने कहा मैं रोटी उस दिन बनाऊंगी जिस दिन मेरा पति होगा। तो इस तरीके से मतलब मैं हमेशा हर सवाल का जवाब देती, तो बार बार एक ही बात आता था कि तुम लड़की हो। मैं सोचती थी लड़की होना क्या गुनाह हो गया, मैं लड़की पैदा हो गई, ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, बार बार बोला जाता है लड़की हूँ लड़की हूँ। तब मैंने सोचा अच्छा लड़की हूँ, रुको। फिर मैं चली गई अपने एरिया में, एक थे लकड़ा बाबा जो कि टिस्को में वहाँ पे बॉक्सिंग सिखाया करते थे। मैं चली गई उनके पास कि मुझे मजबूत बनाना है, मतलब खुद को। तो फिर मैं उनके पास चले गई, चलो ठीक है तुम्हें सिखा दिया जाता है। उसके बाद मैं वहाँ बॉक्सिंग क्लास लेती हूँ, फिर मैं सीखती हूँ। उसके बाद फिर थोड़े झगड़े लड़ाई भी कर लेती हूँ। सबसे पहली बात कि आपको झिझक तोड़नी है। नहीं, झिझक कहीं नहीं हुई मुझे हमेशा ये लगा कि अरे हमेशा क्यों लड़की को ही दबाव दिया जा रहा है। लड़कियों को झिझक अपनी तोड़ करके जिस लक्ष्य को उन्होंने तय किया वहाँ तक पहुँचने की तैयारी करनी चाहिए। एकदम बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि वो हर 5 साल का अपना प्लान बनाती है, मैं अगले 20 साल का प्लान बना के चल रही थी कि अगले 20 साल मुझे क्या करना है। मतलब 5 साल इसको टाइम देना है, 5 साल इसको टाइम देना है, 5 साल इसको टाइम देना है, मतलब हर चीज़ का एक रूट प्लान। तो मेरे पापा बोलते ये तुम क्या करती रहती है डायरी में? तो मैं अपना प्लान बना रही हूँ पापा। तो बोलते हैं ये इतनी अजीब क्यों है? हम बोले कि नहीं, मुझे करना है कुछ, और मुझे देख करके अगर मेरी तरह 100 महिलाएं और खड़ी होंगी तब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया है। तो ये मेरा एक टारगेट था, और उस टारगेट को मैं आज धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ। एटलीस्ट मुझे देखकर बहुत महिलाएं, जब पहली बार मैंने अपना घर खरीदा तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड लोग बोली कि अरे ये लड़की घर खरीद ली, हम लोग अभी तक नहीं खरीदे। तो मेरे पीछे तो जिस समय मैंने बात आपने बताई कि किसी भी चीज के लिए उदाहरण बनने के लिए उदाहरण बनने के लिए, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना घर खरीदा उस समय मेरी 27 एज हो रही थी। 27 एज में इसने अपना पहला घर खरीदा। तो मेरी फ्रेंड लोग फट एकदम, नहीं हम लोग को भी खरीदना है, हम लोग को भी करना है। तो जितनी भी बैंक वाली फ्रेंड लोग थी सब ने खरीद लिया। तो हम बोले चलो ठीक है। कोई एक शुरुआत करता है तो पूरा समाज उसके पीछे जाने के लिए तैयार होता है। फिर उसके बाद एक और है, मैं बताना चाहूँगी। जब मैं कार चला के अपने गांव जाती हूँ तो फिर मेरे गांव की बहुत महिलाएं मेरे पीछे वो लोग कार चलाना सीखी। तो हम बोले चलो ये अच्छी बात है। तो धीरे धीरे उसके बाद जब अभी हम लोग कुरुक्स केयर ब्रांडिंग को लेके आए तो अभी लोग चावल को पैकेजिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें नीलम दीदी को देना है। अच्छा, ऐसा हाँ। मतलब जो उनका घरेलू उत्पाद है अब आप उसको ब्रांड के माध्यम से बेच रहे हैं। तो उनका एकदम दिमाग में सेट हो गया कि अरे नीलम आएगी तो कुछ नया मिलेगा। चलिए तो वो लोग आप कम से कम बनी अपने गांव घर की महिलाओं के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। वंदना जी ये बताइए, अगर महिलाओं को 2-3 स्तर पे बांटा जाए, बालिका वर्ग, युवा वर्ग और प्रौढ़ महिलाएं या वयस्क महिलाएं, इनको किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बालिका वर्ग से शुरू करिए, कैसे उनको अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए और कैसे उन्हें आगे बढ़ना है? सरकार की सहायताएं, सरकार की सारी चीजें हर जगह मौजूद है, लेकिन वहां तक पहुंच उनकी मुश्किल। जैसा ज्योति बता रही थी कि पहले 2 साल लगता था, अब इनको इतनी समझ आ गई, ये किसी को भी गाइड करती है 3 महीने में पहुंच जाती है। तो बालिका वर्ग में देखें तो परिवार, सरकार, वो सब चीज़ें आप एक समय के लिए किनारे कर दीजिए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि उनकी इच्छा शक्ति, उनका एम उनको तय करना होगा, और उसके बाद उनकी प्लानिंग। आज के समय में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ हमारे जो व्यवसाय के क्षेत्र में हैं और इन लोगों का जो मैं देख रही हूँ वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं जब आई तो मैंने सोशल वर्क में एमए किया और उसके बाद मैं सीधे आ गई इधर मैनेजमेंट के फील्ड में और पत्रिका के पब्लिकेशन के फील्ड में। तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन एक एम था कि मुझको क्या करना है, किस तरह से करना है और कैसे चलना है। तो बच्चों को भी वही देखना होगा कि उनको एम पहले तो टारगेट करना होगा कि कहाँ जाना है उनको, और उसके लिए हम जैसे कहते हैं कि 3 विकल्प उनको रखना चाहिए और उस 3 विकल्प के हिसाब से उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए कि वो आगे वहाँ तक उनको पहुँचने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस तरह से उनको जाना है, ये बच्चियों के लिए। और अगर हम युवावस्था की महिलाओं के लिए, नहीं वो हम लोग ज्योति जी से पूछेंगे, युवावस्था में उनको तो बच्चियों के लिए वही है कि वो तैयार हों, अपने आप को बिल्कुल डिटरमाइंड करें कि हमको कहाँ जाना है,
किस तरीके से जाना लक्ष्य है और निर्धारित जाने करें के- हाँ, और अपना और पथ किस- अपने आप बनाएं कि कहाँ तो तक खैर कैसे अपने आप बनाना ही पड़ेगा उनको, कोई बना के तो देता नहीं है, हम सब सुन रहे हैं वैसे। लेकिन पहले मुझे भी आपने किसी ने बताया नहीं हमें दिया। कि शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर कोई परिणाम निकलता है तो पहले 10 या 20 में सिर्फ और सिर्फ बच्चियां महिलाएं रहती होती है या बालिकाएं होती है। तो ये एक अच्छा बदलाव नहीं है? बिल्कुल ये अच्छा बदलाव है। और झारखंड के लिए तो शुरू से रहा है कि लड़कियां महिलाएं यहाँ पे हमेशा पढ़ाई में अग्रिम पंक्ति में ही रही हैं। फिर भी आपको कहा जाता है कि आप 2 दर्जे की मानसिकता समाज की है ना। युवतियों के बारे में ज्योति आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या कैसे बढ़ी हैं आज तक, एक अगर सार संक्षेप में लें कि वो कैसे बढ़ी हैं आज तक और कैसे और आगे बढ़ना चाहिए? चूँकि हम जान रहे हैं झारखंड में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का रेशियो अभी भी कम है, 3.7 आई थिंक। तो ये रेशियो बहुत नहीं, ये एक्सेप्टेबल है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग है, शहरी क्षेत्र हाँ, में अलग है। हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा। का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है हाँ। बनिस्बत पुरुषों के। हाँ, लेकिन जो जनरल निकलता है आपका टाइम्स पे या लाइंस पे तो वो वही है, तो वो रेशियो अभी भी मुझे लगता है कम है। तो जहाँ तक युवतियों की बात है तो अभी तो है कि वो अपना अधिकार अपना ड्यूटी दोनों समझ रही है और दोनों को बराबरी निभा रही है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अधिकार की ही बात सिर्फ हम अपने अधिकार की ही बात करें ना तो हमारा कर्तव्य छूट जाता है। और अगर हम सिर्फ बार बार कहें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए तो वो भी परिपूर्णता नहीं है। युवक हो बालिका हो या अधेड़ हो, आपको दोनों को समन्वय बना के चलना होगा। आपके अपने कर्तव्य भी अधिकार भी। जैसे हम जानते हैं कि जब हम महिलाएं हैं वो त्याग के लिए जानी जाती हैं, कई बार वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जानी जाती है, समझौता करने। लेकिन वहीं पे ये भी सच है कि अधिकार के लिए भी लड़ना उतना ही बराबरी का बात है जितना कर्तव्य पूरा करना। कि वो एक सामाजिक दायित्व के तहत अगर वो समझौता करती हैं तो उसके पीछे भी एक बड़ी सोच होती है। जी बिल्कुल, मैं समझौता को भी गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिटेशंस होना चाहिए। समझौता से अगर परिवार चल रहा है, समझौता से अगर बिजनेस चल रहा है, समझौता से अगर आपके रिश्ते चल रहे हैं, समझौते से माता पिता के साथ अच्छे चल रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए। पर हर जगह एक लिमिटेशंस ज़रूर होना चाहिए कि एक आप सीमा अपने है। अस्तित्व को ना भूलें, अस्तित्व को भी याद रखें। एक है कि जब हम बहुत त्याग करते हैं और त्याग की भावना से अपने अधिकार को छोड़ते हैं तो वहाँ रामायण शुरू होती है। लेकिन जब हम अधिकार हमारा कोई अति कर देता है हनन करने के लिए तो उस अधिकार को पाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से महाभारत शुरू होती है। तो उस चीज़ को हमें दोनों को बड़े अच्छे से मिला के चलना होगा। ये हमको लगता है पूनम जी आप बेहतर बता पाएंगी, इस मामले में महिलाएं माहिर होती है सामंजस्य बैठाने में पुरुषों की अपेक्षा। आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं है। मैं शायद महिलाओं के लिए कई वर्षों से काम कर रही हूँ तो ये माना जाता है, लेकिन काम करते करते मुझे ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि पुरुषों को सामंजस्य नहीं बनाना पड़ता है अपने जीवन में। हमें दिखता नहीं है, धन्यवाद। हमें दिखता नहीं है और हम शायद उसको समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि महिलाओं का विषय आज महिलाओं को कमज़ोर, जैसे कि शुरुआती दौर पे भी बात हो रही थी कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है। मैंने पहले ही कहा कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन महिला कमज़ोर है, महिलाएं कमज़ोर हैं, वो काम नहीं करती हैं। ये करते 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 समाज में ये धारणा बना दी गई कि महिलाएं कमज़ोर हैं। और पुरुष प्रधान समाज की बात जैसे इन्होंने कही थी तो मैंने तुरंत रिएक्ट किया कि पुरुष प्रधान नहीं, ये बराबरी का समाज था। बीच में एक खंड काल आया था जिसमें ये बना दिया गया कि पुरुष प्रधान समाज, पुरुष ज़्यादा मजबूत, महिलाएं कम मजबूत। लेकिन समन्वय बनाने की बात है तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, अपने परिवारों में भी देखा है, अपने दोस्तों के सर्कल में, समाज में भी देखा है कि पुरुषों को भी बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ शब्द इसलिए मैंने कहा कि जेन्युइनली कहूँ तो पुरुषों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है हम लोगों ने। तो यही बात आती है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समाज में जो समन्वय की बात होती है ये दोनों तरफ से जिस दिन होगी, पुरुष जितना समझता है महिला जितनी समझती है। अभी कानून की बात आई थी तो उस कानून की बात पे हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर ईमानदारी से कहूँ तो महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं उस कानून का सदुपयोग जितना होता है लगभग दुरुपयोग भी उसी तरह का होता आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है समाज में समन्वय बनाने का काम नहीं करते बल्कि इनको बिगाड़ते हैं। तो समन्वय बनाने का जो काम है दोनों तरफ से करना होगा
और मिल के करना होगा। जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे कि महिलाएं अलग और पुरुष अलग बैठ के काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए समन्वय पुरुषों को भी बनाना है, महिलाओं को बनाना। महिलाएं, जैसा आप लोगों ने सबने कहा कि कमज़ोर होती है, संवेदनशील होती है, ये उनका गुण है और ये उन्हें मिला है। तो इस गुण को साथ में जोड़ते हुए पुरुषों के जो गुण हैं वो मजबूत होते हैं, वो डिसीज़न ले पाते हैं। क्योंकि महिलाओं को आप अक्सर देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को खुद का डिसीज़न, घर का डिसीज़न, बाहर का डिसीज़न लेना चाहिए। महिलाएं डरती हैं, क्यों? क्योंकि हमसे गलत हो जाएगा। तो मैं सबको एक ही बात कहती हूँ कि गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पुरुष भी डिसीजन लेते हैं तो गलत होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि गलत नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम मिल के इन सारी चीज़ों पर बात करने लगेंगे तब जाके समन्वय की बात आती है। मुझे लगता है समाज में समन्वय हम सबको मिल के लाना होगा, तभी समन्वय आएगा। मैं सोचूंगी कि महिलाएं ले आएंगी, कभी नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद महिलाएं बहुत आगे चली जाएंगी, पुरुष पीछे रह जाएंगे और फिर वही लड़ाई चलेगी और आप लोग कहेंगे कि हम लाएंगे, तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि साथ बैठ के एक जैसा मानसिक वो लाके हम बात करके करेंगे तो समाज में समन्वय ज़रूर आएगा। इसको इस रूप में लें कि महिला सशक्तिकरण, जी, सशक्त होती हमारी आधी आबादी का मूल मंत्र सामंजस्य और समन्वय है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। जहाँ सामंजस्य और समन्वय है वहाँ पे सशक्तिकरण अपने आप देखेंगे आएगा। बिल्कुल। इसके लिए समाज को क्या प्रयास करने चाहिए, समाज में लोगों को कैसे प्रयास करना चाहिए? देखिए, सोच बदलने की बात जो बार बार आती है, सोच बदलने की बात कि लोगों को अपनी सोच बदलनी। जैसे इस बच्ची ने कहा कि हमें बचपन, जैसे इसने कहा कि लड़की कहा जाता था तो मुझे गुस्सा आता था, मैं इसको ये कहूँगी कि हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हम लड़की हैं। बीइंग अ वुमेन वी आर वेरी प्राउड कि हम महिला हैं, हम लड़की, हम औरत हैं और हम कहीं कोई कमज़ोर कोई वो नहीं है। महिला और पुरुष दो चीज़ें रहेंगी। ये होता क्या है कि बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए ये रिएक्शन हम लोगों की तरफ से आता है कि हम कमज़ोर थोड़ी है, हम भी करके दिखाएंगे। आना ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे समझते हैं। जैसे इसने समझा, आज ये जहाँ खड़ी है, ये खुद को इसने पावरफुल बनाया, लेकिन इसको समझ के, इसको समन्वय के साथ, समझदारी के साथ अगर हम करते हैं तो इसकी तरह से हम सशक्त बन जाते हैं। अगर हम नहीं समझते हैं तो हम चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं अपने जीवन में, मुझे ऐसा फील होता है। तो समाज की सोच को बदलने के लिए हम लोगों को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। नीलम जी, आप कुछ सहभागी समाज चाहिए। सहभागी। नीलम जी कुछ कह रही थी पहले इनसे। मैं तो यही कहूँगी कि प्रकृति ने जो है आदमी और औरत को एक दूसरे का पूरक बनाया है और इन दोनों के ही इर्द गिर्द जो है सारी दुनिया चल रही है और इसको ही जितना समन्वय करके ये चले तो बेहतर है। क्योंकि जहाँ पे भी इन दोनों में असमानताएं बिगड़ेंगी वहाँ जो है युद्ध ही आरंभ होगा। औरत भी ज़्यादा मजबूत होंगी तो वो वही तरीके से, गलत तरीके से सब चीज़ को पेश करेगी और उसके बाद फिर पुरुष बेचारा हो जाएगा। अगर पुरुष ज़्यादा आगे बढ़ गया तो औरत बेचारी हो जाएगी। तो क्यों ना इस चीज़ों को एक समन्वय तरीके से ही हम आगे लेके चलें। इस दूरी को जो औरत बेचारी न हो, पुरुष बेचारा न हो, कैसे आप समझती हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि परिवार में जो सबसे पहला टीचर होता है वो माँ होती है और माँ ही बताए कि जितना मेरी बेटी इम्पोर्टेंट है उतना मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है और जितना बेटा आगे चले उतना बेटी भी आगे चले। तो वो वहीं से शुरुआत होती है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, समाज को एक दृष्टि से देखना। एक लड़के को वहीं से समझाया जाए कि आपको इसको भी रिस्पेक्ट करना है और इसके जैसी कई नारियाँ हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है। तो वहीं से ही पढ़ाई शुरू होती है और वहीं से ही सब समन्वय को एक मतलब एक बेटे को जो है उसका नज़रिया देना चाहिए कि आपको एक स्त्री को एकदम सम्मान की नज़र से देखना है, ऐसे नहीं कि रोड में निकले और कुछ और ही सोच रहे हैं। वंदना जी, आप कुछ कह रही थी। क्या बोल रही थी? नहीं, मैंने कहा कि सहभागी समाज चाहिए जहाँ दोनों बराबर, हम बराबर। ये बड़ी बात इन्होंने कही, सहभागी समाज चाहिए। समन्वय और सामंजस्य अपनी जगह है, लेकिन सहभागी होना चाहिए। जी, क्योंकि मैं काम करूँ और सामने वाला बैठा रहे, जबकि हम दोनों को काम पे निकलना है, तो कैसे काम चलेगा? तो दोनों को साथ में जल्दी जल्दी काम करके फिर निकलना होगा। और नीलम में आपकी एक बात कि माँ ही को जिम्मेवारी क्यों, जब हम दोनों की बात कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों, माँ पिता दोनों, तो माँ की ही जिम्मेदारी। सीधे ब्लेम आता है ना कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है ना, तो माँ की ही जिम्मेदारी क्यों, पिता तो है वहाँ। अच्छा, माँ नहीं सिखा पा रही है, मान लो कि माँ असक्त है या कुछ, बहुत केस में ऐसा होता है कि पिता जो है साथ में नहीं रहते हैं
नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। ये एक्सेप्शन हो गया कि पिता साथ नहीं है, लेकिन जब हम सबकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि माता पिता दोनों की ही बात होनी चाहिए, जैसा कि बता रही है वंदना जी। फिर एक अकेला तो उस घर का यूनिट नहीं है ना, वो सारे लोग हैं वहाँ पे। तो अगर आप सामने नहीं है तो भी आप बाहर से भी गाइड कर सकते हैं, बाहर से भी आप समझा सकते हैं। तो ये सहभागी और सहयोगी समाज की जरूरत है हमको। एक समाज में सहभागिता की बात आई, ये बड़ी बात है। समाज लेकिन में बात तो यही है कि वहाँ शुरुआती से समझाना शुरुआत से चाहिए। सहभागिता, वो मानसिकता हाँ, बदलने ऐसा नहीं कि आप बदलने माँ की पे ही दोष जरूरत दें, है। हाँ, हाँ। पिता का भी उतना ही योगदान रहता है नहीं जितना नहीं, माता सिर्फ का माँ है। की नहीं, माँ और पिता दोनों की जरूरत है। तभी जो है एक परिवार अच्छे से चलता है और दोनों को समझ में आता है। क्योंकि बेटा तो पिता के कदमों पे ही चलना चाहता है और बेटी जो है माँ के कदमों पे चलना चाहती है। ऐसा होता है जेन्युइन, हम Ideal लोग मानते हैं, एक हाँ खास आइडल age तक मानते में हैं। तो जितना माता-पिता को मैंने ideal देखा मानते है, मैं समझा, मुझे लगता बेटियां है हैं कि जो बेटियां पिता को father पे आइडल चल- मानती हैं और बेटे माँ को आइडल मानते हैं। Yes. अपनी बात से भी वैसे ही करते हैं। लेकिन करते हैं। साड़ियाँ तो हम अपनी माँ जैसे ही पहनना पसंद करते हैं हाँ, कि that's ऐसे चल different रहे हैं, thing. ऐसे हो गए। छोटी छोटी चीजों पे जाते हैं, तो जैसे कि साड़ियाँ हम पहनना पसंद करते हैं। मैं तो कहूँगी, जैसे आपकी बात को मैं फिर वापस लाना चाहूँगी कि आप लड़की थे तो आपको गुस्सा आता था। मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग अ लड़की, लड़की होना, महिला होने पे गर्व करने की ज़रूरत है। महिलाएं जब तैयार होके निकलती हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे वाह देखो तो बड़ा तैयार श्यार होके निकल रही है। तो वो ये तो मौका हमें ईश्वर ने दिया है, पूनम जी, मैं एक तो हम क्यों ना इसको वो करें, क्यों ना, जो साड़ी पहनने का मौका आपको ईश्वर ने दिया है, आपको तैयार होने का मौका दिया है, आप तैयार होइए। इस पे भी बहुत चर्चाएं होती है, वो तो बहुत तैयार होती है, वो तो बहुत, तो होने दीजिए। नहीं, पुरुषों के बारे में भी ऐसा होता है। हाँ होता है, अगर बिल्कुल। पुरुष देखिए ऐसा होता है। यही चीज ये आज की इस परिचर्चा में बड़ा अच्छा लगा कि आपकी भी बिल्कुल वैसी ही भागीदारी है हम लोगों के साथ, और यही भागीदारी बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि ज्यादा दूर नहीं है वो। हम इसको सिर्फ ये दिक्कत नहीं on screen नहीं होना कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे ना कि 4 प्रतिनिधियों के बीच में मैं अकेला उस प्रधान को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो हामी भरने के अलावा कोई उपाय तो है नहीं। ये ऐसा नहीं है, समाज में ऐसा ये नहीं भी है। एक गलत बात है। अगर आप हामी ही भर रहे हैं, नहीं। तो गलत हो या सही हो, बिल्कुल, वो भी गलत हो जाता है। मैंने कहा कि आपकी सहमति ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों हमको चाहिए। दोनों चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए और सामंजस्य और संभाव। इस बात पूनम जी ने कही। ज्योति आप कुछ कह रही थी, लगता है। मैं कह रही थी ना कि घर हो या समाज हो, मेल हो या फीमेल हो, जॉब सेग्रीगेशन तो हर जगह है। उसको हम अगर नकारेंगे तो वैसा कुछ नहीं है कि वो बदल जाएगा। हाँ, उसको बदलने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग एफर्टलेस प्रयास कर रहे हैं, सारी फीमेल्स कर रही हैं, मेल्स भी कर रहे हैं कि वो सेग्रीगेशन को हटाया जाए। पर सेग्रीगेशन तो है, जॉब सेग्रीगेशन है, घर में भी है, बाहर भी है। पूनम जी, कम शब्दों में हमारी आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिला सशक्तिकरण पर? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं सशक्त थी, सशक्त हैं और सशक्त रहेंगी। जहाँ थोड़ी बहुत हर इंडिविजुअल की बात करें तो अपने अपने जीवन में कहीं कुछ चीज़ें दिखती हैं, उसे संभालने का प्रयास खुद से करें, संभालें और वापस फिर से सशक्त हों और फिर से खड़े हो जाएं और निकल जाएं। कभी भी खुद को कमज़ोर महसूस ना करें। कमज़ोर इंसान होता है, महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होना इंसान की आदत है या इंसान की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो खुद को महिला समझ के और ज़्यादा कमज़ोर ना बना लें, खुद को फिर से सशक्त बनाएं, फिर से खड़े हो जाएं और फिर आगे बढ़ें। नीलम जी, आप क्या कहना चाहेंगे समाज के, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं से अपनी शुरुआत कीजिए, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि बगैर स्टैंड के आप अगर सोचेंगे कि कोई हमें उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने आप को आगे बढ़ाना है और निरंतर आगे बढ़ करके भी लोगों को एक अच्छा संदेश देना है, बस। ज्योति, मैं सभी महिलाओं को एक ही बात कहना चाहूँगी, आप अपने आप को खुद से 100% इंडिपेंडेंट बनाएं, इकोनॉमिकली भी, नॉलेज से भी, और जिस तरह की भी सहायता आप दूसरे से उम्मीद करते हैं वो सहायता आप खुद भी देना शुरू करें, तो आप खुद ही में इंडिपेंडेंट और सेटिस्फाइड महिला हो जाएंगे। आपको किसी सशक्तिकरण शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। अकेला चलो रे कारवां खुद बन जाएगा। नहीं, आप स्टार्ट तो करो, लोग तो खुद ही आ जाएंगे। खुद ही आ जाएंगे। जी। वंदना जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे समाज को, खासकर महिलाओं को उनके सशक्तिकरण से संबंधित? आप लोग सशक्त हो चुकी हैं, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन और क्या देना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि मजबूत करें अपने आप को, आगे बढ़ें,
चलना शुरू करें, मंजिल तय करें, समस्याएं अपने आप किनारे हटती जाएंगी। समस्याओं से आप घबराएं नहीं, आपको सब चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ना है। वंदना जी, आपने बहुत सारगर्भित बातें हमारी बहनों को बताया, हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ज्योति, हम चाहेंगे कि आपके लिए मंगल कामनाएं करें कि आप और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। जी धन्यवाद। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूनम जी, आपने पूरे व्यवसाय जगत को एक साथ ला करके और कम से कम पुरुष पितात्मक समाज की आपने बखिया उधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, आप एक उदाहरण बन सकती हैं अपने समाज, अपने परिवार के लिए। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम बस यहीं तक, हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।